जिला चिकित्सालय के नेत्र सर्जन डॉक्टर शिल्पा गुप्ता जी से जानते हैं आंखों में होने वाली बीमारी के संदर्भ में। डॉक्टर साहब, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती होगी डॉक्टर साहब? पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में चर्चा करेंगे। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी वो बीमारी है जो डायबिटीज के या मधुमेह की वजह से जो आंखों के पर्दे पे जो दुष्प्रभाव पड़ता है उसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डॉक्टर साहब, इस बीमारी के क्या कारण हो सकते हैं? डायबिटीज में जब जो हाई ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है हमारे शरीर में, अगर ज्यादा शुगर किसी को अगर बहुत सालों से है और हाई ब्लड शुगर लेवल काफी समय से है तो उसका दुष्प्रभाव पड़ने लगता है आंख के पर्दे पे। उससे क्या होता है कि हमारे आंखों की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो छोटी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज होती है, उनकी वॉल्स लीक करने लग जाती है। कई बार ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड वेसल्स में, जिसके वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है आंख के पर्दे में। तो उसकी वजह से नई वेसल्स बनने लगती है और जो बहुत लीकी होती है, फ्रेजाइल होती हैं, तो उनकी वॉल्स लीक करने लगती है, जिसके कारण ब्लड प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह आंख के पर्दे में जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से आंख की रोशनी पे भी असर पड़ता है। और अगर शुगर डायबिटीज के साथ अगर किसी को हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी की तकलीफ हो या फिर वो ओवरवेट हो, मोटापा, या उसको स्मोकिंग की हैबिट हो, तो असर दुष्प्रभाव और भी बढ़ जाता है। कितने प्रकार की होती होगी, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी दो प्रकार की होती है। एक होती है नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, दूसरी होती है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है कि ब्लड कलेक्ट हो जाते हैं आंख के पर्दे में, प्लस ब्लड प्रोडक्ट्स जो होते हैं एक्सुडेट्स जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, फिर कॉटन वूल स्पॉट्स हो जाते हैं, काफी चीजें ऐसे जमा हो जाती हैं। और प्रोलिफरेटिव में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से न्यू वेसल्स जो फॉर्मेशन होती है, तो जो नई वेसल फॉर्मेशन होती है वो पूरे पर्दे में भी बन सकती है, या फिर जो हमारे आंख की नस होती है ऑप्टिक नर्व जिसे हम कहते हैं, ऑप्टिक नर्व, हाँ, उसमें भी फॉर्म हो सकती है। तो उस वजह से वही लीकेज बढ़ जाती है, जिससे पूरे आंख में विट्रियस जिसे हम कहते हैं, जो जेल होता है हमारे आंख के अंदर, उसमें ब्लड कलेक्शन हो सकता है, तो विट्रियस हेमोरेज हो सकता है। और अगर ये सिकुड़ गई नसें तो खिंचाव पैदा होके आंख का पर्दा खिसक सकता है, जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। जी दोस्तों, इस बीमारी के उसे मुख्यतः क्या लक्षण होते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी कि जैसे शुरुआती स्टेज में कई बार मरीज को पता नहीं चलता कि उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारी हो गई है। हाँ, जब उसकी आंख की रोशनी पे असर पड़ता है तब उसे पता चलता है कि कोई दिक्कत है, तब वो कंसल्ट करता है आंख के डॉक्टर को। तब आंख के डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपके आंख के पर्दे में दिक्कत आई है। तो इसके लक्षण जैसे कम दिखना रात को, फिर कलर आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी होना, परेशानी होना, और उसके बाद जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन वो टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, कई बार काले काले धब्बे उड़ते हुए दिखते हैं आंखों के सामने। तो इस तरह की परेशानी हो सकती है। आपने बताया डायबिटिक रेटिनोपैथी जो बीमारी है, इसका पता लगते ही आंखों में क्या क्या परीक्षण करना चाहिए? जैसे आपको अगर कुछ भी आंखों की परेशानी महसूस होती है तो तुरंत आपको आंख के डॉक्टर के पास आना चाहिए। आंख का डॉक्टर आपकी पहले तो रोशनी की जांच करेगा, उसके बाद वो एक ड्रॉप होता है जिससे आंख की पुतली फैलाई जाती है, वो ड्रॉप डाल के कुछ आंख के परीक्षण किए जाते हैं। तो पहले वो आंख की ड्रॉप डाल के ऑप्थेल्मोस्कोपी जो जांच होती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उससे आपकी आंख, और उससे काफी हद तक आपके जो आंख के वेसल्स होते हैं उनकी कंडीशन पता चल जाती है। फिर हम इसमें फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं, जिसमें हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं आपके नसों में, और उसके बाद आंख की कुछ फोटोज लेते हैं कुछ सेकंड के इंटरवल पे। तो इसमें आपकी आंख ब्लड वेसल्स की कंडीशन बहुत माइन्यूटली पता चल जाती है कि लीकेज कितनी है, कहाँ कहाँ ब्लड कलेक्ट है, कैसी कंडीशन है, वो पता चल जाती है। और एक जांच होती है जिसे हम ओसीटी कहते हैं, लाइक वो आंख का एक सीटी स्कैन होता है, उसमें हम आंख के जो सारे लेयर्स होते हैं रेटिना के 10 लेयर्स, प्लस उसके आगे की कंडीशन, पीछे की कंडीशन, सब पता चलती है उसमें। तो लेयर वाइज कितनी सूजन है, मैक्यूला जो हम कहते हैं आंख का सेंट्रल पार्ट, जो रोशनी इसी पे डिपेंड करती है मेनली, उस पे कितना सूजन है, ये सब पता चलती है। एक अंतिम प्रश्न था आपसे कि इस बीमारी का इलाज क्या होता है सर? पहले तो मैं यही कहूंगी कि डायबिटीज के मरीजों को आंखों के डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए।
वो बीमारी के स्टेज के अकॉर्डिंग आपको फॉलोअप पे बुलाते रहेंगे। जी। अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो ईयरली चेकअप कराते रहना चाहिए। जी। अदरवाइज अगर परेशानी है तो आपको आई सर्जन 3 महीने या 6 महीने पे फॉलोअप पे बुलाते रहेंगे। जी। और इसके इलाज में मैं यही कहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। अगर आप शुगर लेवल कंट्रोल रखेंगे तो जी। आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस बहुत कम है। जी। और अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है जी। तो आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो उसके बाद वो कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, जिसमें आंख में स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लग सकते हैं, ट्राइमसिनोलिन के इंजेक्शन या एंटी VEGF के इंजेक्शन लगते हैं, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जो आपके जो लीकी ब्लड वेसल्स होते हैं या जो नई ब्लड वेसल्स होती है उसकी ब्लीडिंग को रोकते हैं, रिग्रेस करते हैं वेसल्स को। और इसके अलावा हम लेजर भी करते हैं, फोकल ग्रिड या फिर पैन रेटिनल फोटोकोआगुलेशन। मैक्यूला के चारों तरफ हम फोकल या ग्रिड लेजर करते हैं, और बाकी पर्दे पेरिफेरल पार्ट में हम पैन रेटिनल फोटोकोआगुलेशन करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। उसके अलावा अगर ज्यादा परेशानी है, विट्रियस हेमोरेज है या फिर रेटिनल डिटैचमेंट है, तो हम विट्रेक्टोमी करके ब्लड को निकालते हैं और पर्दे का ऑपरेशन करते हैं। बट मैं यही कहूंगी कि इन इलाजों के बावजूद भी मरीज की जो पहले जैसी रोशनी होती है उसको रिकवर करना मुश्किल होता है। इसको हम स्टैटिक कर सकते हैं स्टेज पे, या ठीक है थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बट बहुत अच्छी रिकवरी नहीं होती है। इसीलिए मैं यही कहूंगी आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी होने से बचाव करना है। इसीलिए अगर आपको डायबिटीज है तो आप बीच बीच में आंख के डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए। जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में पूरी जानकारी दी, और किस कारण से होता है और ये कितने प्रकार का होता है, सारे लक्षण आपने इसके बारे में बताया, और इलाज के बारे में भी आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।